तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की इंफ्रा न्यूज। पहली खबर आ रही है इंडिया चाइना ट्रेड रिलेशन से रिलेटेड, जब फिर से इंडिया चाइना के पीछे पड़ गया है हाथ धोकर चाइना की कुछ बुरी करतूतों को कम करने के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर भारत ने एक एंटी डंपिंग प्रोब शुरू कर दिया है चाइना में से भारत में आने वाली टिन प्लेट से रिलेटेड, जिनका इस्तेमाल किया जाता है कंज्यूमर पैकेजिंग के अंदर, इलेक्ट्रोलिसिस के अंदर। और इंडिया को ऐसा डाउट है कि चाइना इनको इंडिया में डंप कर रहा है। अब जो लोग नहीं जानते डंपिंग क्या होता है उनको मैं शॉर्ट में समझाने की कोशिश करता हूँ। बेसिकली कई देश, इनफैक्ट स्पेशली चाइना की अगर हम बात करें तो ये करते ये है कि किसी लोकल बिजनेस को बंद करने के लिए अपना कोई प्रोडक्ट पर्टिकुलर टारगेट करते हुए उसे बहुत ही सस्ती कीमतों पर लॉस लेते हुए उस देश के अंदर बेचना शुरू करते हैं, ताकि वहां के जो परचेसर्स है उनको एक्सपोर्ट किया हुआ प्रोडक्ट लोकल प्रोडक्ट से सस्ता मिलने लगे। इसके वजह से लोकल बिजनेस धीरे धीरे बंद हो जाते हैं, और जब वो बंद हो जाते हैं तो उसके बाद में मोनोपोली डिओपोली बनाते हुए इन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स की वहां पे वो महंगी कीमतों पर इनकी बेचना शुरू करते हैं, क्योंकि वो अकेले सप्लायर बन चुके हैं। और उसके वजह से यहाँ पे बाद में पहले जो लॉस लिया गया था वो रिकवर भी हो जाता है, और उस देश के अंदर लोकल मैन्युफैक्चरिंग बचती नहीं है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की। चाइना कई बार केमिकल्स के साथ में, एपीआईस के साथ में, कुछ पर्टिकुलर पार्ट्स के साथ में ये कर चुका है भारत के अंदर। और जब ऐसे कोई चीज डिटेक्ट की जाती है तो वो देश अपने आप को बचाने के लिए एंटी डंपिंग ड्यूटीज लगाता है इन देशों के ऊपर, यानी कि ये जो प्रोडक्ट्स है वो चाहे वो कितनी भी सस्ते क्यों ना बेचे देश के अंदर, उनके ऊपर इतना ज्यादा टैक्स लगा दिया जाएगा डंपिंग ड्यूटी के नाम पे कि भारत के अंदर आते आते वो मार्केट में कंपिटिटिव रहेंगे नहीं और देश के बिजनेस को उसका फायदा होगा। तो यही पर टिन प्लेट्स के ऊपर भारत को डाउट है कि वो ऐसा करेंगे। अब ऑब्वियसली जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है वो कहीं भी एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाने देती नहीं है, तो यहाँ पर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होगी, प्रूव करना ही पड़ता है। भारत ने ऑलरेडी मल्टीपल डजन्स ऑफ प्रोडक्ट्स के ऊपर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई है चाइना से आने वाले, और अभी टिन प्लेट्स का नाम भी इनके अंदर शामिल होगा, और ऑब्वियसली चाइना इसके बारे में खुश नहीं होने वाला। अगली दोस्तों खबर आ रही है वो हमारे देश की जीएसडीपी या ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट से है, या हमारे स्टेट के जीडीपी के आने वाले ग्रोथ नंबर से है। जब गुजरात ने अपने फिर से रैंकिंग को मेंटेन किया है 8.2% कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट के साथ में, तो पिछले मल्टीपल सालों से गुजरात जो है सबसे ज्यादा फास्टेस्ट ग्रोइंग पोजीशन पे रहा है। इस साल भी ये चीज कंटिन्यू हुई है, जिसके बाद में जो सेकंड नंबर आया है वो है कर्नाटका का, और तीसरे नंबर पर है हरियाणा। अब ये ग्रोथ रेट के हिसाब से नंबर्स है, महाराष्ट्र अभी भी लीड करता है सबसे ज्यादा जीडीपी के साथ में, जबकि फास्टेस्ट ग्रोथ के हिसाब से गुजरात अभी सेकंड पे आ रहा है। तो देखते हैं किस तरीके से आगे जाके चीजें प्ले आउट करेगी। वैसे तो सदर्न स्टेट्स है वो भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, और प्रोबेबली ये भी इस कंपटीशन में बहुत जल्दी अच्छा लीड करेंगे। अगली दोस्तों खबर आ रही है न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन की रिडेवलपमेंट से रिलेटेड, जिसके बारे में खबरें हमें एक के बाद एक बहुत ज्यादा स्पीड से मिलना आजकल शुरू हुई है। और जो 8,740 करोड़ रुपीस का ये प्रोजेक्ट है, इसके लिए लोएस्ट बिडर निकल कर आया है एलएनटी, और ये न्यू लोएस्ट बिडर निकल कर आया है। वैसे शारपोंजी पलोंजी को यहाँ पर काम करना था, ये भी कुछ करेंगे, लेकिन एलएनटी फाइनली न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन बनाने का काम करेगी। अगली दोस्तों खबर फिर से लार्सन एंड ट्यूब्रो, ये एलएनटी और मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड से आ रही है, जो कि सिर्फ 2 बिडर्स निकल कर आया है 11.84 किलोमीटर लंबी थाने बोरिवली ट्विन टनल्स को बनाने के लिए। तो दोस्तों मुंबई के अंदर बीच में एक बहुत बड़ा नेशनल पार्क है, जिसकी वजह से इन दो रीजन्स के बीच में कनेक्टिविटी नहीं है। जाने के लिए ऊपर से नॉर्थ से या साउथ से जाना पड़ता है, जिसकी वजह से बॉटलनेक्स बनते हैं, और इसके लिए टनल डिजाइन की गई थी। अब ये टनल ऑब्वियसली डिफिकल्ट है बनाने के लिए, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, वन ऑफ द लॉन्गेस्ट अर्बन टनल्स होगी ये पूरे देश के अंदर की, और इसके लिए बिड्स इन्वाइट की गई थी, जहां पर ये 2 कंपनी सामने निकल कर आई है। अब देखते हैं कौन सी कंपनी इसका काम शुरू करेगी। वैसे कहा गया कि इस साल के फर्स्ट हाफ में कंस्ट्रक्शन शुरू कर दिया जाएगा। अगली दोस्तों खबर जो है वो है एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर से, जो लोएस्ट बिडर कर निकल कर आई है अहमदाबाद रेलवे जंक्शन रीडेवलपमेंट के लिए। तो अहमदाबाद स्टेशन जो है वो बुलेट ट्रेन स्टेशन के साथ में बन रहा है। अगर देखिए गुजरात के अंदर जो स्टेशन डेवलपमेंट हो रहे हैं वो कंपैरेटिवली देश के अंदर जो दूसरे स्टेशन डेवलपमेंट हो रहे हैं, इनफैक्ट जो हिस्टोरिक स्टेशन डेवलपमेंट भी हो रहे हैं, उनसे ज्यादा खर्च करते हुए ज्यादा बड़े स्केल पर बनाया जा रहे हैं, गवर्नमेंट ही जाने क्यों। और यहाँ पर इसके लिए एफकॉन्स बेस्ट कंपनी निकल कर आई है। तो यहाँ पर कमर्शियल, रेसिडेंशियल, रिटेल डेवलपमेंट्स किए जाएंगे। यहाँ पर जो हेरिटेज मॉन्यूमेंट्स है उनको शोकेस किया जाएगा। एक ब्रिक मीनार, झूला मंदिर जो है उनको स्टेशन के अंदर इंटीग्रेट किया जाएगा। इसके अलावा रेल का जो लैंड पड़ा है यहाँ पर उसका भी बेहतर तरीके से इस्तेमाल करते हुए एक मल्टी मॉडल हब बना जाएगा, और बुलेट ट्रेन स्टेशन यहाँ पे तो बन ही रहा है। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया से, जो कि एडवांस कर रही है अपनी डेडलाइन अपने एयरपोर्ट रोड मोहाली प्रोजेक्ट के लिए। और ये प्रोजेक्ट वैसे कंप्लीट होना था अक्टूबर 2024 के अंदर, लेकिन अब ये कंप्लीट कर दिया जाएगा अप्रैल 2024 के अंदर। देश में से रेयरली सुनने के लिए मिलता है कि डेडलाइन को उल्टा शिफ्ट किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पे ये हो रहा है क्योंकि काम उस स्पीड से हो गया है। अगली दोस्तों खबर आ रही है हमारे J1 इंटरनेशनल एयरपोर्ट या नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से रिलेटेड, जहां पर अपने रेवेन्यूज को बढ़ाने के लिए डिसाइड किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा कि वो दिल्ली एयरपोर्ट और हैदराबाद के एयरपोर्ट के बेसिस पे ही 172 एकर्स ऑफ लैंड एलोकेट करेगी एयरपोर्ट रिलेटेड रेवेन्यू डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए, जहां पर होटल्स, रेस्टोरेंट्स, बार्स, शॉपिंग सेंटर्स, रिक्रिएशनल फैसिलिटीज बनाए जाएंगे। और ऑब्वियसली ये जो भी कंपनीज बनाएंगे उनसे पैसा गवर्नमेंट लेगी जमीन का इस्तेमाल करने के लिए। तो ये फेज 1 की कंप्लीशन के बाद में तुरंत शुरू हो जाएगा। जेवर एशिया का बिगेस्ट एयरपोर्ट होने वाला है इन टर्म्स ऑफ साइज वगैरह। आसपास में पूरा का पूरा हाईवे जो है यमुना एक्सप्रेसवे का वो तो डेवलप हो ही रहा है इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स के जरिए, लेकिन एयरपोर्ट के आसपास में भी ये वन ऑफ द
मोस्ट इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक प्लेस बनने वाली है देश के अंदर की। अगली दोस्तों खबर आ रही है हमारे श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे से रिलेटेड, जहाँ पर ट्यूब 1 डबल लेन टनल जो बन रही है कुनफर के नाम से, कुनफर टनल, वो अभी कंप्लीट हो गई है, ऐसा हमें अनाउंसमेंट मिला है, जिसकी वजह से एक इंपॉर्टेंट लिंक जो इस हाईवे प्रोजेक्ट के लिए थी बननी, वो बन चुकी है। अगली खबर दोस्तों फिर से टनल से ही आ रही है और फिर से हमारे नॉर्थ से ही आ रही है, जहाँ पर उधमपुर श्रीनगर बारामुल्ला रेल लिंक प्रोजेक्ट जो है उसके लिए भी एक मेजर माइलस्टोन अचीव किया गया है। जो T14 टनल है सनगलदन और सवालकोट के बीच में, उसको भी कंप्लीट कर लिया गया है। तो ये वन ऑफ दी मोस्ट डिफिकल्ट रेलवे लाइन से देश के अंदर ही नहीं लेकिन दुनिया के अंदर बनाने में, लेकिन इसके अंदर के टनलिंग काम को भी एक एक करके किया जा रहा है। होपफुली जल्द ही ये लाइन पैसेंजर सर्विस लेते हुए हमें नजर आएगी, एटलीस्ट अपने आधे रूट के ऊपर, क्योंकि जो मेजर टनल्स है, चेनाब ब्रिज है, ये सारी की सारी चीजें जो है वो कंप्लीट होने के बहुत पास में है। अगली दोस्तों खबर है ये देश के न्यूक्लियर एनर्जी से रिलेटेड। तो यहाँ पर हमारे जो एनर्जी वाले मिनिस्टर है, इनके द्वारा कहा गया है कि भारत में करेंटली अप्रोक्सीमेटली 9% ऑफ शेयर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो है वो न्यूक्लियर सोर्सेज से आना शुरू हो जाएगा ईयर 2047 तक, जिसकी वजह से इंडिया दुनिया की थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन टर्म्स ऑफ न्यूक्लियर सोर्स बन जाएगी और ये साल 2030 तक ही हो जाएगा। दोस्तों रिसेंटली इंडिया के अंदर हुआ ये था, स्पेशली अगर हम पिछले 2 डेकेड्स को देखें तो न्यूक्लियर एनर्जी को स्केल बैक किया गया था, ना नए प्लांट्स ठीक से बनाए जा रहे थे, पुराने प्लांट्स के कमीशंस को कम किया जा रहा था। काइंड ऑफ दुनिया में डर था न्यूक्लियर रिलेटेड, हमें कुछ बाहरी इश्यूज की वजह से प्रॉपर न्यूक्लियर फ्यूल वगैरह का भी इशू था, लेकिन अभी दोस्तों चीजें सही आ रही है और जो अभी रिसेंट में वॉर्स हुए, 2020 हुआ, उसके दौरान समझ में आ गया कि अपने आप पे डिपेंडेंट होना जरूरी है। न्यूक्लियर एनर्जी क्लीन है, बेहतर है और इसके लिए कई कंट्रीज अपने अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम्स पर फिर से फोकस करना शुरू कर दी। इनफैक्ट जापान जैसी कंट्रीज जिन्होंने एक टाइम पे इसे बंद कर दिया था, जिन्होंने एक टाइम पे इसे बंद करने का डिसीजन लेने के वो बहुत पास में आ गए थे, लेकिन अभी इंडिया भी इसके ऊपर फोकस कर रहा है। आज के आस्क पीटी सवाल के बारे में बात करें तो लजारस मेत्रे पूछते हैं व्हाई इज जे वॉकिंग नॉट पेनलाइज्ड इन इंडिया एज कंपेयर्ड टू अदर कंट्रीज। तो देखो जिनको पता नहीं जे वॉकिंग क्या होता है, तो हमारे यहाँ पे भारत में जैसे नॉर्मल रोड पे चलते हैं, कहीं से भी क्रॉस करते हैं, फुटपाथ पे नहीं चलते, आड़ा टेढ़ा चलते हैं, उसको जे वॉकिंग बोला जाता है और कई देशों के अंदर उसके लिए फाइन्स होते हैं अगर आप जेब्रा क्रॉसिंग के ऊपर से क्रॉस नहीं करो, अगर आप रोड के ऊपर इलीगली क्रॉस करते हुए देखे गए, आप सड़क के बीच में चल रहे हो, ठीक से फॉलो नहीं कर रहे हो फुटपाथ रूल्स वगैरह, तो जे वॉकिंग की फाइन लगती है। अब देखो इंडिया में 4-5 इश्यूज है। पहली बात सबसे इंपॉर्टेंट, हम बात करते हैं हमारी क्या गलती है, तो देखो इंडिया में डिसिप्लिन एजुकेशन है नहीं, हमको पता ही नहीं रूल्स ऑफ रोड क्या है, तो उसकी वजह से क्या करना है रोड पे वही लोगों को पता नहीं, तो जे वॉकिंग तो होनी ही है क्योंकि रूल्स जो है वो बचपन से पढ़ाना और प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट होना जरूरी है। दूसरा इशू मेरे हिसाब से ये है कि लोग करे तो करे क्या, हमारे यहाँ पर जो फुटपाथ होते हैं, जो क्रॉसिंग होती है, जो सिग्नल्स होते हैं, जो रोड इंफ्रा है या फिर आपके जो पेडेस्ट्रियन इंफ्रा है, वो ऐसा बना हुआ है कि आप हर जगह पे रूल्स फॉलो कर ही नहीं सकते। कुछ कुछ जगह पे आपको फुटपाथ अगर दिख ही नहीं रहा है तो आप चलोगे तो रोड पे ही, अगर कहीं पे क्रॉसिंग है ही नहीं तो आपको बीच में से क्रॉस करना ही है, आप तो चलते नहीं रहोगे 10 किलोमीटर तक कोई क्रॉसिंग मिलने तक। सिग्नल्स पे अगर क्रॉसिंग है भी तो फिर वहाँ पे गाड़ियाँ जो है वो सिग्नल के भी आके रुक जाती है, तो वहाँ पे भी आप क्रॉसिंग नहीं कर सकते, तो आपको रोड के बीच में से ही क्रॉस करना है। कई जगह पे फुटपाथ के ऊपर हॉकर्स का इंक्रोचमेंट होता है तो उसके ऊपर आप चल ही नहीं सकते, आपको रोड पे से चलना पड़ेगा, तो वो लोगों की भी गलतियाँ नहीं है, वहाँ पर वो गवर्नमेंट की गलती है। और तीसरी गवर्नमेंट की गलती ये भी है कि जहाँ पर ये चीज़ें अवेलेबल होती है, स्पेशली अगर हम स्मार्ट सिटीज़ या फिर हमारे न्यू जो प्लान सिटीज़ में देखें, नवी मुंबई जैसी सिटीज़ में, चंडीगढ़ में मैंने ऑब्जर्व किया है कि इंफ्रा होने के बावजूद लोग चलते नहीं है। फुटपाथ है, फुटपाथ खाली भी है, लेकिन फिर भी रोड के ऊपर से चलना है। अब ऐसे जगहों पे जो है ज़रूरी होता है कि गवर्नमेंट एक्शंस लेना शुरू करे, जो कि ली नहीं जाती और लोगों इसके बारे में अवेयर भी नहीं कराया जाता। तो ये तीसरा रीज़न है। मे बी मैं फ्यूचर में एक वीडियो बनाऊंगा कि इंडिया के अंदर लोगों में डिसिप्लिन क्यों नहीं है, तो वो जाकर आप आगे देख पाओगे एक प्रॉपर डेडिकेटेड वीडियो के तौर पे। लेकिन करेंटली इतना जवाब जो है मेरे हिसाब से सवाल के लिए काफ़ी है। आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना, चैनल को नोटिफिकेशन ऑन करना की इंफ्रा न्यूज़ रोज आती है। साथ साथ अगर आपको न्यूज़ सबमिट करनी है तो आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा अपनी लोकल न्यूज़ सबमिट करने के लिए, आपको उसके लिए क्रेडिट मिल सकता है हमारे टाइम स्टैम्प्स के अंदर। बाकी मेरे को आप सजेशन दे सकते हो कमेंट में। अगर आपके पास कोई आस्क पीटी सवाल है तो #आस्क पीटी के साथ में मुझे आपको कमेंट्स में पूछ सकते हो। मिलेंगे अगले वीडियो में।